एपिसोड की शुरुआत में हम चियन को देखते हैं जो कि एक टेरेस के ऊपर गन लेकर बैठा हुआ था। और इसी के साथ हमें एक ऐसा रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां पर ब्लाइंड डेट पर लोग आते थे। और उन्हीं लोगों में से हमें एक और कपल दिखाया जाता है। वो कपल एक दूसरे से प्यार करता था लेकिन एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर जा सकता था। चियन के पास जो गन थी उसी गन की वजह से वो लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा कर सकता था। इसी के साथ ही वो पहले उस बंदे पर शूट करता जिसकी वजह से उसमें हौसला आ गया था और अपने मौजूद लड़की को वहीं पर रोक लेता है। फिर वो इसी का निशाना उस लड़की पर लगा देता है जिसकी वजह से उन दोनों में प्यार जाग चुका था और वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का तय कर लेते हैं। और एक दूसरे का प्यार इजहार करने के साथ एक दूसरे को किस भी कर देते हैं। वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस खड़ी हुई थी सारी के सारी ये देखने के साथ काफी खुश हो जाती है और वो सारे के सारे ही उस रेस्टोरेंट में रिजर्व करने के लिए तैयार हो गए थे। अब ये काम खत्म करने के बाद जैसे ही चेंग अपने घर गया था तो वहाँ पर हमें ये बताने लग जाता है कि यहाँ पर आए हुए मुझे पूरे 500 साल हो गए। असल में ये एक फेरी था। लेकिन घर की हालत देखने के साथ उसे अपने दोस्तों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो गेम में काफ़ी मसरूफ़ थे और घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो इनके बारे में अपने दोस्तों से शिकायत भी लगाता है लेकिन उसके दोस्त उस पर ज़रा बराबर भी फोकस नहीं कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साइड पर उसकी नज़र पड़ती है जहाँ पर उसके डॉगी की पोटी भी पड़ी हुई थी। वो उसे ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा पॉट लेकर आया लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इधर उधर क्यों पोटी कर देते हो। अभी तो खैर उसने पोटी का काम निपटाया था कि इतने में उसका दोस्त ये कहने लग जाता है कि हम लोग अभी यहाँ से बाहर जाने वाले हैं तो हमारे लिए खाना तैयार करो। तो वो उनके लिए खाना तैयार कर देता है जिससे वो लोग चट कर जाते हैं। और खाना खाने के बाद ही शियोंग सांग के दोनों दोस्त आपस में बात करने लग जाते हैं कि उनमें से कौन ज्यादा काम करता है। उन दोनों के पास एक एरो मौजूद थी जिसे पूरा गोल्ड होना था। जब तक वो गोल्ड नहीं हो सकती थी वो दोनों यहाँ से नहीं जा सकते थे और इसी बात को लेकर दोनों काफी परेशान भी थे क्योंकि आज तक वो कभी भी पूरी गोल्डन नहीं हुई थी। जब मोटा भाई का दोस्त उसे ये कहता है कि तुम कौन सा काम करते हो तो आगे से फिर मोटा भाई भी उससे ये सवाल पूछ लेता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन सा काम करते हो। ये बात जाकर सीधा उसके दिल पर लगी थी और वो ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, डॉग को संभाल रहा हूँ, यहाँ पर हर चीज़ को संभाल रहा हूँ, मेरे काम की वजह से ही तो वह ज़्यादा गोल्ड हुई है। तो उसकी बातें सुनने के साथ फिर मोटा भाई उसे ये कहने लग जाता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, हमने तुम्हें रोका नहीं था कि उसे हम टच नहीं करेंगे, फिर टच क्यों किया और यहाँ पर फंस गया है। फिर वो दोनों जियोंग की तरफ देखते उसे कहने लग जाते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है। तो जियोंग उन्हें कहने लग जाता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और इसी के साथ ही हमें 500 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक लड़की को मारने के लिए आए थे। जैसे उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं तो उन्हें बचाने के लिए चियोन वहाँ पर पहुँच गया था और वो उस लड़की को तो बचा ले लिया लेकिन खुद मारा गया था। तो उस लड़की की जान बच गई थी इसलिए इन लोगों पर भी काफ़ी भरकम और इनकी शेप चेंज हो जाती है और ये पिछले 500 साल तक अब अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सके थे। और इतना ही नहीं बल्कि उनमें से तो एक तो डॉग भी बन गया था। ये जो डॉग उनके पास था ये भी असल में एक फेरी था लेकिन बाद में इसकी शेप चेंज हो गई थी। लेकिन चलो जो कुछ भी हो गया, अब 500 सालों के बाद अब उनकी एरो कंप्लीट होने वाली थी और उन लोगों को इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि जल्दी वो एरो गोल्ड हो जाएगी और वो लोग यहाँ से जा पाएंगे। उसी के साथ ही उन लोगों का खाना पीना खत्म हो गया था और वहाँ का सारा काम खत्म करने से जैसे ही जीवन फ्री होता है तो वो देखता है कि डॉग उसे कह रहा था कि मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाओ। वो उसे घुमाने के लिए बाहर निकला ही था कि वो डॉग तेजी से भागने लग जाता है क्योंकि उसने उसका रास्ता पकड़ा हुआ था। तो चियन भी उसके पीछे तेजी से भागने लग गया था। और वहीं पर उसके दूसरे बाकी के फेरी लोग अपना प्यार शहर में बढ़ाने के साथ फिर एक जगह पर बैठकर ये कहने लग जाते हैं कि क्या वो लड़की दोबारा रीबॉर्न करेगी क्योंकि वो लोग उसी लड़की की वजह से इस दुनिया में फंसे हुए थे। उन्हें पता था कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं, पता वो जल्द इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन जाने से पहले उस लड़की को दोबारा देखना चाहते थे। लेकिन वो लोग ये बात भी जानते थे कि उस लड़की ने काफ़ी सारी फार्म से रीबाउंड किया होगा लेकिन अभी तक वो उसे नहीं देख पाए। और नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं। उसका नाम था ओबाइक, उसकी एक क्लिनिक थी गोगी थोंग और उस पर काफ़ी रश लगा रहता था। उसके सामने जो क्लिनिक बनी हुई थी उसे 3 औरतें चलाती थीं और जो उनकी बॉस थी इस वजह से वो काफ़ी चिड़ी हुई थी क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है उनके यहाँ कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था। वो तीनों वहाँ पर काफ़ी जेलस फील कर रही थी कि इतने में एक वहाँ पर बड़ी आलीशान गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में से एंड्रे बाहर निकला था और वो भी वहाँ पर किसी और के लिए नहीं बल्कि वो बैग को देखने के लिए गया हुआ था। वो अपना पैट उसे दिखाने के लिए ले जाता, खुद उसे देखता रहता है। जब उससे कहते इससे कोई बीमारी नहीं तो वो ये कहने लग जाता है कि बीमारी तो मुझ में है क्योंकि जब से तुम्हें देखा है मैंने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। वो वहाँ पर चुटकी बजाता है कि कुछ लोग फूल लेकर आ जाते हैं। और इतने ही नहीं बल्कि इसी के साथ उसने वहाँ पर उसे प्रपोज भी कर दिया था। उसकी कोलीग ये देखने के साथ एक यही कहती है कि ये तो काफ़ी खुशकिस्मत है कि इतने बड़े बड़े लोग इसे प्रपोज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जबकि बाकी की कोलीग्स ये कहने लग जाती हैं कि ये तो उस बंदे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पास की बात बताते हुए ये कहने लग जाते कि जब वह 9 साल किसी इसका पहला बॉयफ्रेंड बना था, जिस फिंगर को इसने पकड़ा था उसकी वो फिंगर गिर कर टूट गई थी। 19 साल की उम्र में इसका दूसरा बॉयफ्रेंड बना था और वो काफ़ी खुश था कि इसके ऊपर लाइटनिंग गिर जाती है। उसी के साथ उसका काम भी तमाम हो गया था।
उसके तीसरे बॉयफ्रेंड के साथ ही ऐसा होता है, उसके चौथे बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही होता है, जो कोई उससे क्लोज चाहता है उसके साथ ऐसा ही होता है, वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या मरने की कगार पर पहुंच जाता है। इन बातों के साथ साथ वहाँ पर उसकी कोलीग्स और भी बातें क्लियर करते हुए कहने लग जाती हैं कि ओह बैग की कोई भी फैमिली नहीं है, वो एक ऑर्फन है। इन्हीं बातों को लेने के साथ ही ओ बैग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और आज से 3 साल पहले वो एक फार्चून टेलर के पास गई थी और ताकि उससे जान सके कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या है कि जो भी बॉयफ्रेंड बनाती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो फार्चून टेलर उसे ये बताने लग जाता है कि पास्ट में तुमने कैसा क्राइम किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, और ये तुम्हारे साथ 500 सालों से हो रहा है, 500 सालों तक तुम्हारे साथ ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन अब की बार एक ऐसा आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और वही उसे कहता है कि तुम एक जगह जा पर वहाँ पर माफ़ी मांगो और तुम वहीं पर वो आदमी आ जाएगा, वही तुम्हें माफ़ करेगा तो तुम्हारे ऊपर से ये कर्ज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ओ बैग के साथ जो औरत आई हुई थी उन्हें इन सारी बातों में यकीन नहीं था। वो फॉर्चून टेलर को ये कहती है कि हम तो यहाँ पर अपनी आगे ज़िंदगी आसान बताने के लिए तुम्हारे पास आए थे, लेकिन तुमने तो हमें और ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया। वो दोनों वहाँ से जाने वाली थी कि तभी वो फॉर्चून टेलर उसे बताने लग जाता है कि तुम जैसे बाहर जाओगी ना तो गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा, 3 लोग मारे जाएंगे और एक बच जाएगा। और इसी के साथ ही वो बैग जैसे ही अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आई थी वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, और जैसे ही उस बंदे ने उसे वो सारी बातें बताई थी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। ये देखने के साथ ही वो जल्दी से अंदर उस बंदे से बात करने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर उसे मालूम होता है कि ऐसा बंदा वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर तो एक औरत बैठी थी और वो उसे ये कह रही थी कि हमने तो यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं रखा हुआ। और इसी की सीन के साथ ही हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो 993 बार बैठकर फॉरगिवनेस मांग रही थी। उसे यहाँ पर 1000 बार आना था। आज भी उसके डेस्टिनी मैन से मुलाकात नहीं हुई थी। वो वापस जा रही थी कि तभी चियोंग भी वहाँ से गुजरने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और एक दूसरे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। और इसके बाद चियोंग जैसे रात को घर जा रहा था, वहाँ पर एक बच्चा उससे मिलता है। जब वो उससे ये पूछता है कि आखिर ये प्यार क्या चीज़ है, तो आगे से वो कहने लग जाता है कि ये कर्ज है और कुछ नहीं। और उधर ओ बैग भी अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्त लाइव स्ट्रीम कर रही थी और लोगों को बता रही थी कि वो लोग प्यार को कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो बैठकर जितनी भी बातें बता रही थी बाकी के लोगों को वो सारी की सारी बातें बकवास लग रही थी। खैर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करने के साथ ही वो खाने की टेबल पर बैठ जाती है। वो बैग और वो आपस में बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और बातें भी करते रहते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर चिंग अपने दोस्तों के साथ मिस्टर पार्क से मिलने के लिए चला गया था। वहाँ पर मौजूद लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इनका और मिस्टर पार्क का क्या रिलेशन है, क्योंकि ये लोग अक्सर वहाँ पर आते हैं और खूब वहाँ की दावत उड़ाते हैं। और आज भी वो दावत उड़ा रहे थे और मिस्टर पार्क आकर उन्हें एक कार्ड देते हैं। उसकी लिमिट भी उसने बढ़ा दी थी ताकि वो जितने चाहे उतने पैसे यूज़ कर सके। चियोंग ये देखने के साथ अपने मोटे दोस्त को ये कहने लग जाता है कि तुम इस कार्ड को इतना यूज़ मत किया करो, तुम इसको बहुत यूज़ करते हो। जिस पर वो कहने लग जाता है कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें दोंग का पता है ना कि ये लड़कियों के कपड़े खरीदता है, उन्हें रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, उन्हें होटल में लेकर जाता है। जिस पर दोंग ये कहने लग जाता है वो लड़कियों को लेकर उसका मजाक उड़ा रहा था, जिस पर वो काफ़ी चिढ़ जाता है। खैर उनसे बातें करने के बाद जैसे मिस्टर पार्क जाकर अपने रूम में बैठे थे, तो उन्हें पास की बात याद आ जाती है जब उनके ग्रैंडपा काफ़ी बीमार थे। और ये ग्रैंडपा से मिलने के लिए गया था, तो ग्रैंडपा ने उसे ये कहा था कि यहाँ पर कुछ फेरीज रहती हैं जिनकी वजह से हमारा लव रेस्टोरेंट ऐसे ऐसे चल रहा है, तो तुम उनका पीछे से अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन उस वक्त ये बात उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी और उसने उसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब वो घर जाने लगता है तो उसने काफ़ी पी रखी थी और उसी वक्त उसकी मुलाकात जियोन से हो जाती है। जियोन उसे ये कहने लग जाता है कि मैं वो फेरी हूँ, अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो मुझे कहो, वो तुमसे प्यार करने लग जाएगी। उसे उसकी क्रश मिल गई थी और आज वो फोटो देखने के साथ मिस्टर पार्क मुस्कुराने लग गया था, क्योंकि उसका उसका प्यार मिल गया था। और 500 साल पहले भी वो लोग इसी तरह एक दूसरे पर प्यार के तीर चिल्लाकर उन दोनों को प्यार में पड़वा देते थे। शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन आखिर से वो लड़की उसे रिजेक्ट करके चली गई थी। वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है कि चियन ऊपर से आ जाता है और आते साथ उसे तसल्ली देते हुए ये कहने लग जाता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वेट करो, जल्दी तुम्हारे लिए लड़की आ जाएगी जो कि तुमसे प्यार करेगी। ये सारी बातें कहने के साथ चियन तो वहां से चला गया था, लेकिन पीछे से इस बंदे को इस बात की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या कह कर गया। अब रात का वक्त था, वो वहीं पर था कि पीछे से उसके मोटे भाई की कॉल आ जाती है और उसका मोटा दोस्त ये कहने लग जाता है कि तुम कहाँ पर हो, हम भूखे पड़े हुए हैं, तुम हमारे लिए खाना बनाओ, जल्दी से आओ। जब ये उसे कहता है कि तुम्हें खाना खुद ही बना लो, तुम्हें भी थोड़ा बहुत सा काम करना चाहिए, तो ये बात उसके दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिस पर चियन उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा था तो उसे मालूम होता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी वहां से मूव नहीं करवा पाता।
वो उसका नंबर चेक करता है तो उसे नंबर नहीं मिलता। सादिक रेस्टोरेंट था तो वो रेस्टोरेंट जाकर पूछने लग जाता है कि आखिर वो गाड़ी किसकी है जो कि मेरी गाड़ी के सामने खड़ी हुई है। वो बाइक भी वहाँ पर बैठी थी और शायद वो गाड़ी उसी की थी। वो अपनी जगह पर खड़ी होती है। वो काफ़ी ड्रंक थी और जैसे ही वो उसके करीब जाती है उसे कहती है कि ओ माई हनी, और ये कहते साथ ही नीचे गिर गई थी। रेस्टोरेंट की ओनर आगे आती है, ये कहने लग जाती है किसने तुम्हें हनी कहा है, इसकी हालत ख़राब है, तुम इसे घर ले जाओ। तो जिस पर वो आगे से कहने लग जाता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए सारे लोग कहने लग जाते हैं कि हम इसके बॉयफ्रेंड हैं, हम इसे अपने घर लेकर जाएंगे। रेस्टोरेंट के ओनर कहने लग जाते हैं कि देख रहे हो कि यहाँ पर कितने सारे लोग इसके पीछे पागल हैं, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ वरना ये लोग तो इसे खा जाएंगे। खैर अब उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो वो उसे उठा लेता है। उठाकर जाने वाला था तो रेस्टोरेंट के ओनर उसे ये कहने लग जाती है कि तुम इसका बिल भी पे कर दो, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। फिर रेस्टोरेंट के ओनर उसे ये भी बताती है कि इसका बैग भी यहाँ पर पड़ा है, तुम वो भी उठाकर चले जाना। लेकिन अभी तक भी उसे नहीं मालूम हुआ था कि आखिर उस गाड़ी का मालिक कौन है। जब वो नंबर प्लेट का दोबारा से नाम पुकारता है तो एक बंदा आगे से आता कहता है कि ठीक है मैं जल्दी से वहाँ से मूव करता हूँ। जीवन फिर बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर गाड़ी में ले जाता है। जब वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर रहते हो, लेकिन आगे से वो उसे कोई जवाब नहीं देते। ये इसी वजह से था कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी और वो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। और इसी वक्त बिल्कुल दूसरे जंगल में कुछ लाशें मिली थी। वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और ये बताने लग जाती है कि यहाँ पर लड़कियों का मर्डर हुआ है। ये बिल्कुल 1993 की तरह ही हुआ था। ये सारी न्यूज़ टीवी पर चल रही थी और जीवन के दोस्त बैठकर सब कुछ देख रहे थे और दोनों काफ़ी हैरान हो गए थे। और अगले दिन जैसे ही ओ भाई की आंख खुली थी तो वो देखती है कि वो सोफे के ऊपर लेटी हुई है। उसके पास एक बंदा बैठा था और वो पूछती है मैं कहाँ पर हूँ। तो वो बंदा ये बताने लग जाता है कि रात को तुम्हें एक यहाँ पर लड़का छोड़कर गया था। जिस पर वो कहती है कि वो लड़का कौन था, क्या तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो। और उधर जीवन मिस्टर पार्क से मिलने के लिए चला गया था। मिस्टर पार्क और वो दोनों काफ़ी खुश थे। वो उसे खाना भी खिलाता है और फिर उसे कहीं जाने की टिकट्स भी देता है। वो दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे कि इतने में दियो की कॉल आ जाती है, जो कि ये कहने लग जाता है कि जीवन की रिमेज मिल गया है। ये बात सुनने के साथ ही जीवन थोड़ा सा हैरान हो गया था। तो वो जल्दी से फिर उसका सामान चेक करने के लिए पहुंच जाता है जहां पर उसका सारा सामान पड़ा हुआ था। और बाद में ये मालूम होता है कि ये वही लड़की थी जिससे वो प्यार करता था। और जियोन ने सीएम सांग को रात को 10 बजे बुलाया था। वो तो वहाँ पर वेट कर रहा था, लेकिन फिर उसे कोई सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो गली में गया था तो मालूम होता है कि जियोन की मॉम वहाँ पर रो रही थी और वो चिल्ला रही थी। ये कह रही थी कि मेरी लड़की को कोई ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। जियोन उस दिन से गायब थी और आज उसकी डेड बॉडी मिली थी और ये उसी जगह पर मौजूद था जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली थी और काफ़ी हैरान था, परेशान था। तो दूसरी तरफ वो बाइक भी अब रेस्टोरेंट में चली गई थी और रेस्टोरेंट के ओनर को कहती है कि कल मुझे कौन उठाकर लेकर गया था। तो ओनर जब उसे ये कहती है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था, तो ये बताने लग जाती है कि मेरा अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना। वो अपने ज़हन पर पूरा जोर लगाने की कोशिश करती है ताकि याद कर सके कि आखिर वो लड़का कौन था, लेकिन बाद में ये कहती है कि चलो जो भी था, लेकिन उसकी स्मेल काफ़ी प्यारी थी। और ऐसे ही दूसरी तरफ रात के वक्त चांग अपने घर जाने वाला था कि देखता है कि एक बंदा काली गाड़ी से निकलता है, अपना डॉगी वहां पर रखता है और गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। वो डॉगी उसके पीछे करने लग जाता है। चियोंग ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो जल्दी से जाकर उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा लेता है। तो वो ना अपनी गाड़ी से निकलता है ताकि उसे ये पूछ सके कि आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। चियोंग भी उसे देखने के साथ अपनी गन बाहर निकाल लेता है। उस बंदे को लगता है कि ये मुझे मार देगा तो वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो गाड़ी चलाने वाला था कि चिकन उसके टायरों पर अटैक करके उसके टायरों को वहीं पर जैम कर देता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी को मूव नहीं कर पा रहा था। और इतने में वहाँ पर वो डॉगी भी आ जाता है। तो ये भी डॉगी को उठाकर गन लेकर उसके पास जाकर जैसे ही उस पर गन से वार करता है तो उसके दिल में अब डॉगी के लिए प्यार पैदा हो गया था। तो वो गाड़ी से बाहर निकलता है, उस डॉगी को पकड़ कर गाड़ी में लेकर चला गया था। और उधर वो भाई की मुलाकात यूनसियों से हो जाती है। वो दोनों शायद पास में दोस्त रही थी, इसलिए बैठकर बातें करती रहती हैं। वो दोनों प्यार के बारे में बातें कर रही थी और दोनों काफ़ी अरसे के बाद मिली ही थी। तो इसी के साथ ही वो दोनों ये कहते हैं क्यों एक दूसरे के साथ नंबर भी एक्सचेंज कर लिए जाएं ताकि बाद में मुलाकात होती रहे। तभी वो भाई को मालूम होता है कि उसका फ़ोन तो उसके पास ही नहीं है। तो वो अपना नंबर लिखवा रही थी कि यूनसियो को किसी की कॉल आ जाती है। कॉल के कटने के बाद जब वो दोबारा नंबर डायल करने वाले थे, इसी के साथ ही उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। वो भाई ये देखने के साथ ही एक कागज़ पेंसिल उठाती है और उस कागज़ के ऊपर अपना नंबर लिखकर दे देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि बाद में भी वो दोनों मिलती रहे। और रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद जैसे ही वो अपनी मिरर निकाल लेती है ताकि वहाँ से जाग सके, तो तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि कोई बंदा तो उनका पीछा कर रहा था। और अगले दिन जैसे ही वो अपने ऑफिस में गई थी कि तभी ही उसके असिस्टेंट आकर उसे एक टिकट देती है, वो क्यूपिड जो था। और इसे देखने के साथ वो ये कहती है कि वेल मुझे भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि आज तक मुझे कोई भी लव नहीं मिला।
अब रात का वक्त था और उसी गैलरी में जियोंग सांग भी पहुंच जाता है। वहां के लोगों को देख रहा था, फिर जाकर एक फोटो के पास खड़ा हो जाता है। एक बच्चा उसके पास आता और ये कहने लग जाता है कि आखिर ये क्यूपिड किस किस्म का गॉड था, कि वहीं पर कोई और नहीं बल्कि वह बैक भी आ जाती है और कहने लग जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक जर्क था, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आज तक उसने मेरे ऊपर प्यार का तीर ही नहीं चलाया, तभी मुझे से किसी से प्यार नहीं हुआ। उसे देखने के साथ ही वो सांग जी कहने लग जाता है कि क्या मैं इसे जानता हूँ। फिर उसे रेस्टोरेंट वाली बात याद आ जाती है जहाँ पर जिस लड़की से वो मिला था जो ड्रंक थी, वो कोई और नहीं बल्कि यही थे। वो बच्चा रोता हुआ अपने टीचर के पास चला जाता है, वो कहने लग जाता है कि अभी अभी मैं एक औरत से मिला जो कि ये कह रही है कि कोई और नहीं बल्कि वो एक बास्टर्ड है, वो क्यूपिड के बारे में बुरा बुरा कह रही है। तो वहाँ पर सारे लोग उस लड़की की तरफ देखने लग जाते हैं। वो बैक फिर फोटो के पास देखती है और ये कहने लग जाती है कि तुम देख रहे हो कि वो बहुत बड़ा ठग था। जब वो सो रही थी तो उसी वक्त क्यूपिड वहां से भाग गया। फिर बातों में वो बैक को याद आ जाता है कि यही तो वो लड़का था जो कि रेस्टोरेंट में आया था और इसे ही उसने हनी कहा था। और काफी देर फिर इस बात को लेकर दोनों बहस करते रहते हैं। और बैक को जब ये मालूम होता है कि ये बंदा काफी अच्छा है तो इसके लिए उसे थैंक्स कहते हैं, क्योंकि कल रात को उसने उसका काफी हेल्प की थी। फिर वो बातों ही बातों में ये शिकायत भी ज़ाहिर कर देती है कि वो भी चाहती है कि कोई उसका साथ दे, कोई उसका बॉयफ्रेंड बने जिसके साथ वो बातें शेयर कर सके, लेकिन आज तक कोई भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं बन सका। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही जैसे ही सेयोंग चांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था ताकि देख सके कि इसकी फेट किसके साथ जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर सारे लोगों की फेट किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन इसके पास तो कोई फेट का थ्रेड ही नहीं था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो इसी हैरानी में उसी की तरफ देखे जा रहा था। फिर जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो वो नजरें चुरा लेता है। ये देखने के साथ वो बैग जल्दी से उसके पास आते ही कहने लग जाती है कि तुमने मेरी तरफ ही देख रहे थे, जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तुमने नजरें क्यों चुरा ली। और वो फिर उसे एक वार्निंग भी देती है कि कभी तुम ऐसे प्यार में मत पड़ना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा। उसकी ये बात इंसान को समझ में नहीं आती। फिर वो ये कहने लग जाती है कि मुझे एक स्मेल आ रही है, तो वो उसे सूंघने लग जाती है ताकि देख सके कि ये स्मेल उसी से आ रही है कहीं और से आ रही है। और इसी के साथ ही उसकी हार्ट बीट भी काफी तेज हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। और पुलिस वाले उसी केस की बात कर रहे थे जिसकी लाश मिली थी। उनका शक कुछ बंदों पर जा रहा था, उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने उसे मारा होगा, लेकिन जब वो उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन पता करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि उनके पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। तो फिर वो एक रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाकर उस लेडी के बारे में पूछा, जिस पर वो ये बताती है कि वो हमेशा कैश में पे करती थी, इसलिए मुझे उसके बाकी की डिटेल्स के बारे में नहीं पता। और इसी के बारे में आकर वो लोग अपने ऑफिस में दोबारा बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़का पाकर आता है कि मैंने एक सीसीटीवी फुटेज देखी है जहाँ पर एक बंदा गन निकाल कर दूसरे को शूट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो सारे लोग वीडियो देखते तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चियोंग सांग था। उसे देखकर ये कहने लग जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, क्योंकि वो उसका फेस क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। चियोंग सॉन जो कि अभी भी एग्जीबिशन में खड़ा हुआ था और वो बैग को ही देखे जा रहा था। वो बैग की उसकी नज़र पड़ गई थी तो उसके पास आने लग जाती है, उसे ये एडवाइस देती है कि तुम मेरे प्यार में मत पड़ना अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो। ये बात तो चियोंग सॉन को भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो ये कहने लग जाती है कि मुझे तुमसे अजीब सी स्मेल आ रही है और वो उसे सूंघने लग जाती है। चियोंग सॉन उसे पकड़कर साइड पर उसका फेस करते हुए कहने लग जाता है कि जरूर यहाँ पर तुम्हें उन फूलों से स्मेल आ रही होगी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा था तो वो बैग की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। कि फिर उन्हीं के पास वही बच्चा आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो अभी क्यूपिड को कह रही थी कि वो एक बास्टर्ड है। तो इस पर वो कहने लग जाते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मैंने तो कहा था कि वो कितना सेक्सी है, देखो तो सही उसकी तरफ। ये अल्फाज उसकी टीचर सुन लेती है और आकर उस बच्चे को साइड पर लेकर चली गई थी और ये कहने लग जाती है कि ऐसे अल्फाज बच्चों के सामने नहीं कहते हैं। और फिर वो बैग को भी वहाँ से जाना था तो वो उससे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। वो जैसे बाहर आई तो ये कहने लग जाती है कि उसके साथ तो मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई। कि तभी उसके सामने जियोंग सांग आ जाता है। उसे देखने के साथ ही वो फिर शॉक्ड थी और ये कह रही तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मेरी गाड़ी भी यहाँ पर पार्क है, क्या मैं यहाँ पर पार्क नहीं कर सकता। खैर फिर वो दोनों जाकर अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और जैसा ही वो बैग वहां से जाने वाली थी तो पीछे से फिर उसे यही अल्फाज याद आ रहे थे जिस पर वो ये कह रही थी कि मैं अकेली ही रह जाऊंगी। और ऊपर से वो उसकी एक और बात से भी हैरान था, वो यही था कि हर किसी न किसी की किस्मत किसी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये लड़की वह है जिसकी कोई फेट नहीं है। तो उधर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि अभी तक उसी फुटेज में जियोंग सांग को देख रहे थे। ये कह रहे थे आखिर ये बंदा है कौन। कि फिर वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, ये कहने लग जाता है कि हमें मर्डर वाला बंदा मिल गया। सीधा उसके ऑफिस में जाते हैं और उससे ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें यून के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया जाता है। तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी और के बारे में, मिस गो के बारे में करने वाली थी कि वही लड़की थी जो कि रेस्टोरेंट में वो बैग को मिली थी, उसका मर्डर हो चुका था। अब उसका इल्ज़ाम उसी बंदे पर लगा हुआ था। और यहाँ पर ये बंदा ये बताने लग जाता है कि मैंने मिस गो को उस रात बुलाने के लिए मिलवाया था, लेकिन वो वहाँ पर पहुंची ही नहीं थी।
और इस बंदे के पास एक स्कर्ट भी मौजूद थी जिसके ऊपर काफ़ी सारा ब्लड लगा हुआ था और ये बता रहा था कि उसके मिस होने से पहले हम दोनों में झगड़ा हुआ था, इसलिए सारा ब्लड उसकी स्कर्ट पर लगा था। उसने मुझे कहा था कि मैं इसे फेंक दूं और उसके लिए नई खरीद कर दूं। और इन्वेस्टिगेशन रूम के दूसरे रूम में वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के अंदर भी खड़ी थी, उसके साथ एक और बंदा भी खड़ा हुआ था। उन्हें यहाँ पर बस ये तस्दीक करनी थी कि क्या ये वही बंदा है। तो और रेस्टोरेंट की औरत भी कहने लग जाती है कि वो जो बंदा वहाँ पर था वो काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन उसकी हाइट और इसकी हाइट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। तो दूसरी तरफ हम वो बैग को देखते हैं जो कि सिग्नल के ऊपर खड़ी हुई थी और उसके पीछे किसी और की गाड़ी नहीं बल्कि चियोंग सांग की थी। और वो गाड़ी में बैठकर ये सोच रही थी कि वेल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो लड़का भी मुझे देखता है मेरे प्यार में पड़ जाता है। मैं भी उससे मिली तो मुझे उसका नंबर तो मांग लेना चाहिए था। तो तभी उसे कुली की कॉल आ जाती जो कि उसी कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, यहाँ पर एक इमरजेंसी है। वो तेजी से गाड़ी चलाने लग जाती है तो पीछे बैठा हुआ जियोंग सांग ये कहने लग जाता है कि इससे क्या इमरजेंसी है। तो वो भी उसके पीछे तेजी से गाड़ी चलाने लग जाता है और उसका पीछा करते करते वो भी गोकीडोंग हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। उसे देखने के साथ ये कहने लग गया था कि ये तो यहाँ पर नया बंदा आ गया, पहले तो यहाँ पर नहीं था। और वो बैग जिस डॉगी का ऑपरेशन करने के लिए गई थी उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वो उसे एक पिंजरे में रखकर उसके पास बैठ कर ये कहने लग जाती है कि आज रात तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल हुई होगी। खैर ये तमाम काम खत्म करने के बाद वो बैग फिर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई थी ताकि वहाँ से जा सके। वो जैसे वहाँ से निकलती है तो उसका फिर पीछा करने लग जाता है और एक जगह जाकर जैसे उसने गाड़ी पार की थी ये भी उसके पीछे जाकर जगह पर गाड़ी पार करता है और फिर ये कहने लग जाता है कि हर किसी न किसी की थ्रेड बनी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुमसे प्यार करने वाला ही कोई नहीं है, तो इसलिए तुम्हारी थ्रेड नहीं बनी हुई। और अपने रूम में आने आने के बाद ही वहाँ पर दोस्त के साथ बैठकर खाना खा रही थी। उसके दोस्त को जब जो पता चलता है कि इसने वो ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया था तब उसे ये कहने लग जाती है कि तुम फिर उसका खर्चा कैसे बर्दाश्त करोगी। जिस पर वो ये कहने लग जाती है कि जो मुझे पे मिलेगी उसी से मैं उसका पे कर दूंगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उसे बचा पाई। खैर ड्रिंक पीने के बाद जैसे वो अपने रूम में पहुंचे तो वहाँ पर डांस करते हुए बेड पर लेट जाती है कि फिर उसे चियोंग सांग की याद आने लग जाती है। उसकी हार्ट बीट फिर से काफ़ी तेज हो गई थी और उधर पुलिस वालों का अब सारा का सारा शाक जो था ना मिस्टर किम पर वो से हट चुका था। अब उनका सारा का सारा शाक चियोंग सांग पर था जो कि गन लेकर उसी गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ। तो उन्हें लगता है कि शायद उस लड़की को मारने के पीछे इसी का हाथ है और वो उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। तो अब रात का वक्त था और चियोंग सांग सो रहा था, तभी वो ड्रीम में देखता है कि उसके ड्रीम में भी अब वो बैग आकर उसे तंग कर रही है और उसने उसे बांधा हुआ है। इसकी वजह से वो जोर से चिल्लाता है कि तुम मुझे अनटाई कर दो। इसी के साथ ही उसकी आंख भी खुल जाती है। तो वो देखता है कि उसके साथ डोंग फिर चिपट कर सोया हुआ है। तो उसे कहता है कि तुम उठ जाओ। वो नहीं उठ रहा था तो उसे नीचे की तरफ धकेल देता है। ये डोंग फिल कोई और नहीं बल्कि वो एक डॉग था, बस अपनी शेप में आ चुका था। जैसे उसे मालूम होता कि वो दोबारा से इंसान बन चुका है तो इसी के साथ ही वो काफी हैरान हो गया था और उसके साथ लड़ने लग जाता है। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम अपने रूम के जो है ना लॉक इसे लॉक ही किया करो, क्योंकि तुम्हारा दरवाज़ा खुला होता है, मैं डॉग हो दूँ तुम्हारे हाथ सो जाता हूँ। तो तुम अब आइंदा ऐसा करना कि ज़रूर अपना दरवाज़ा बंद करके सोना। और अगले दिन उठने के साथ ही फिर जियोंग सांग उन सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना लग जाता है। जब उसके सभी दोस्त वहाँ पर आए थे और वो देखते हैं कि डोंग फिर से इंसान बन चुका है तो वो भी थोड़े से हैरान हो गए थे। वो तीनों जाकर अब सोफे पर बैठे थे और वहाँ पर जैसे टीवी चलाते हैं तो उसी वुमेन के बारे में वहाँ पर न्यूज़ चल रही थी। तो उधर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि मिस्टर पार्क के पास जाकर उस बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इसे तो जानता था कि ये चियोंग सांग ही है, लेकिन उसके बारे में वो नहीं बताना चाहता था। उन्हें ये कहता है कि ये बंदा कभी भी किसी को नहीं मार सकता, तुम लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। जैसा कि मिस्टर पार्क उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था तो वो उसी बंदे के पास चले जाते हैं जिस पर उन्हें शक था कि ये गन निकाल कर उसे वहाँ पर हरास कर रहा है। जब उसके बारे में इससे बात करते हैं तो वो ये कहने लग जाता है कि उसके पास वो असली गन ही नहीं थी, मेरी गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है, अगर वो मुझे शूट करता तो मेरी गाड़ी को नुकसान होता। लेकिन पुलिस वाले इस बात से ज़्यादा हैरान थे कि उसका जो डॉगी था जिसे वो छोड़कर चला गया था अब उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। अब उसे सिर्फ सोच थी और वो ये कह रहा था कि एलिज़ाबेथ बहुत ज़्यादा प्यारी है, एलिज़ाबेथ ऐसी है, एलिज़ाबेथ वैसी है। और कुछ पुलिस वाले फिर रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उस रात वो बैग ने मिस गो के साथ बात की थी और वो बैग के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन वो बैग के बारे में ओनर इतना ज़्यादा नहीं जानती थी। वो ये कहती है कि वो जल्दी यहाँ पर पीने के लिए आएगी तो फिर तुम खुद ही उससे बात कर लेना। खैर यहाँ से हटने के बाद वो लोग अभी भी जंगल में उस लड़की की तलाश कर रहे थे जो कि कल रात से मिसिंग थी। तो दो पुलिस वाले जो कि उस बंदे के पास जाकर पता कर रहे थे कि वो बंदा कौन था जिसने उस पर गन तानी हुई थी, तो वो सारी बात आकर दूसरे पुलिस के सीनियर ऑफिसर को बता देता है कि असल में उसके पीछे उसका हाथ नहीं है, वो तो उसका डॉगी वापस करने के लिए गया था। कि तभी उन्हें किसी की कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि उन्हीं की टीम में से एक लड़की और एक बंदे की मौत हो चुकी है और जो ड्राइवर ने उन्हें मारा था वो बच चुका है। और ये जैसे ही वहाँ पर उनका शोक मनाने के लिए गए थे तो वहाँ पर ये बातें करने लग जाते हैं कि आखिर वो ड्राइवर कैसे बच सकता है। और इन्हीं के पास एक डॉग भी था जिसका भी उस रात एक्सीडेंट हुआ था और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। और कल रात को वो बैग ने जिस डॉग का ऑपरेशन किया था वो डॉग यही था। और अब पुलिस वाले उस ओनर से बात करने के लिए जाते हैं ताकि पता कर सकें कि आखिर उस डॉग को किसने बचाया।
और आज के ही दिन जैसे वो बैग फिर अपने ऑफिस में गई थी, वहाँ पर बैठ कर डॉग का चेकअप करने लग जाती है। तो इसी के साथ उसे फिर फील होता है कि उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लग गई है। और ये हार्ट बीट फिर से तेज़ किसी और की वजह से नहीं, बल्कि जियोंग सांग की वजह से हो रही थी। जैसे उसने उसे टच किया था, उसे काफ़ी अजीब लगने लग जाता है और वो ये कहने लग जाती है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। और यहीं पर कि वो बैग जब वॉशरूम में खड़ी थी और अपने तेज साफ कर रही थी कि तभी उसे याद आता कि उसने ये स्टंट पहले तो कहीं फेल की है। उसे अभी भी कुछ ज़हन में याद नहीं आ रहा था। वो अपने जाकर ऑफिस में बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी कुलीग आ गई थी और वो कुलीग को सैंड के बारे में बात किया जा रही थी, जिस पर वो कहती है कि लगता है कि तुम पगला चुकी हो। तो फिर उसकी नज़र फ़ोटो पर पड़ जाती है जिसमें वो बचपन में लेटी हुई थी। उसे कुछ प्लम ट्रीज याद आ जाते हैं और वो कहने लग जाती है, ओह अब मुझे याद आ गया कि जब बचपन में मैं छोटी थी तो ट्री के नीचे सो जाया करती थी, क्योंकि उसकी स्मेल मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी और ये स्मेल वैसी ही है। तो उसकी कुलीग कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, क्योंकि जिस चीज़ से तुम प्यार करती हो उसी के लिए तुम्हें वो स्मेल याद आ जाती है। कुलीग तो ये बात कहकर वहाँ से चली गई थी। तो पीछे से वो खुद से यही कहती है कि सच में क्या मुझे उससे प्यार हो गया। कि उसी के और हॉस्पिटल में एक बंदा आ जाता है जहाँ पर वो देखता है काफ़ी सारे लोगों का रश लगा हुआ है। कि तभी ही वो बैग वहाँ पर चेकअप करने के लिए आ जाती है। जैसे ही वो उसे देखता है तो इससे भी पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। जबकि दूसरी तरफ सियंग अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था जो कि गेम खेल रहे थे और अभी भी वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसके पास वो थ्रेड क्यों नहीं थी। कि इतने में उसका तीसरा दोस्त तैयार होके आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि मैं लड़की को डेट करने के लिए जा रहा हूँ। सियंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम इतने अरसे के बाद वहाँ पर जा रहे हो सकता है कि वो तुम्हें से कम समझे, लेकिन इन सारी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो फिर वो मिर्जा से मिलने के लिए एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसे देखकर पहले तो काफ़ी फिक्रदार करती है कि सारी फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाने लग गई थी कि तुमने मुझे घोस्टेड कर दिया है, लेकिन फाइनली तुम अब यहाँ पर आ ही गए। और इसी के साथ ही उसे किस करने वाली थी कि तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो फिर से डॉगी बन गया था, लेकिन अब उस लड़की को तो नहीं पता था कि ये डॉगी वही डोंग है। वो उसे ढूंढने लग जाती है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो वो उसके बारे में खड़े होकर बुरा भला कहना शुरू कर देती है। डोंग फिर जो कि डॉग बन के बैठे हुआ तो उसकी सारी बातें सुन लेता है, तो वो वहां से भाग जाता है। अब डोंग जैसे घर पहुंचा था तो वो लोग इसी को लेकर बातें करने लग जाते हैं कि शायद वो लड़की अच्छी थी जो उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और अब लगता है कि वो दोबारा इससे कभी नहीं मिलेगी, इसलिए ये हार्ट ब्रोकन हो चुका है, तो क्यों ना हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाएं। जब वो अपना डॉग लेकर उसके हॉस्पिटल में पहुंचा था तो वहां पर देखता है कि ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि इतने सारे बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो भाई की नज़र फिर उस पर पड़ जाती है। उसे देखते साथ ही खुश हो जाते हैं, ये कहने लग जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिर साइड से वो एक बंदा आकर देता है कि तुम्हारा टोकन नंबर 37 है, तब तक तुम बैठ कर वेट करो। वो वहाँ पर बैठा था और बैग को देख के जा रहा था कि वही बंदा जिसका टोकन नंबर 37 था वो भी उसके पास बैठ जाता है। जैसे उसे देखता है तो उसे याद आ जाता है कि पास में ये तो एक प्रिंस था और अब ये सोचने लग जाता है कि क्या इसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। अब उसी हॉस्पिटल में एक कॉल आई थी और एक डॉग के बारे में इमरजेंसी थी। जैसे ही वो बैग वापस आती है तो उसकी कोलीग्स उसे बताने लग जाती हैं कि क्या इमरजेंसी आ गई है। अब डॉग को अडॉप्ट करने के लिए उन्हें कोई बंदा चाहिए था और वहीं पर बैठा हुआ टोकन नंबर 36 खड़ा होकर ये कहने लग जाता है कि मैं उसे अडॉप्ट करूंगा। और सारे लोग फिर उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि शायद ये कूल बनने की कोशिश कर रहा है। तो उधर हम रेस्टोरेंट में एक बंदे को देखते हैं, शायद ये वही बंदा था जो कि किलर था। जैसे रेस्टोरेंट ऑनर को उस पर शक होता है तो उसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और जंगल में जो पुलिस वाले लोग सर्च कर रहे हैं, एक बंदा जाकर अपने ऑफिसर को कहता है कि क्यों ना अब हम बस कर दें, काफ़ी काम कर चुके हैं। तो वो कहता है कि ठीक है अब तुम बस कर दो, कि उनकी नज़र रेस्टोरेंट पर पड़ जाती है जहाँ पर अब आग लग चुकी थी और सारे लोग रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। और उधर हॉस्पिटल में वही बंदा बोबा के पास बैठा हुआ तो ये कहने लग जाता है कि इस डॉग के जो ओनर पहले वाला था ना, वो मेरा ही फ्रेंड था और मेरा बॉस भी था। और उसकी रिकवरी के बारे में जब पूछता है तो आगे से वो बैग कहने लग जाती है कि वो एक ही हफ्ते में ठीक हो जाएगी। वो बैग को जब मालूम होता है कि ये पहली दफ़ा एक डॉग को रेस करने जा रहा है तो वो उसे यही एडवाइस देती है कि तुम ऐसा मत करो, हो सकता है कि तुम बाद में गिव अप कर दो। फिर वो बंदा बताने लग जाता है कि तुम ऐसा भी ना कहो कि मैं इरेस्पॉन्सिबल, बल्कि मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, और ये भी बताता है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम करता हूँ। तो वो बैग कहने लग जाती है कि एक पुलिस वाला जो कि अकेला रहता है उसके लिए डॉग को रेस करना और भी मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर के बहस करने के बाद ही फिर वही पुलिस वाला बंदा ये कहने लग जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे पता चल गया कि तुम मुझे वो डॉग दे ही दोगी। तो तुम मेरे बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो क्यों ना फिर हम पार पे मिलते रहें। और बातों ही बातों में वो पुलिस वाला उसके ऊपर फिर डोरे भी डालना शुरू कर देता है। बाहर बैठे हुए सारे लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चल गया था ये फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जबकि वो पुलिस वाला फिर वो बैग को कहने लग जाता है कि उसका नाम अलेक्जेंडर है, तो वो कहाँ पर है। तो वो इसे साइड पर ले जाती है ताकि दिखा सके कि वो कहाँ पर है।
और फिर अलेक्जेंड्रा के पास जाकर वो दोनों बातें करते रहते हैं। उसकी बातों से अंदाजा हो गया था कि शायद वो अलेक्जेंड्रा से अच्छा से ख्याल रखेगा, तो वो बैग इजाज़त दे देती है कि तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। खैर जैसा कि अब डिसाइड हो गया था, तो उसने अलेक्जेंडर को लेकर जाना था, तो इसी के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है, तो देखता है कि वहीं पर अभी भी चियोंग बैठा हुआ था कि चियोंग की बारी भी आ जाती है। अब चियोंग सांग जाके से आज तो उससे बात करने के लिए पहुंचा था, तो आगे से वो भी उससे अच्छे से बात करने लग जाती है। उसकी बातें सुनने के साथ ही वो उसे ये कहना लग जाता है कि जो बंदा भी यहाँ पर आता है, तो क्या तुम उसके साथ फ्लर्ट करती हो? यहाँ पर सारे लोग तुम्हें पता है ना कि तुम्हें देखने के लिए आते हैं, जबकि वो समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग तो सिर्फ अपने पेट लेकर यहाँ पर आते हैं। तो ये उसे ये कहने लग जाता है कि जब तुम उस पुलिस वाले बंदे से बात कर रही, तुम उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी, मैंने खुद देखा था। फिर वो जो डोंग फिल को यहाँ पर इलाज करवाने के लिए लेकर आया था, वो अपना इरादा भी बदल देता है। जैसे वो कहती है कि क्या तुम इसे यहाँ पर इलाज करने के लिए नहीं आओगे, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बस मैंने इसके नेल्स वगैरह कटवाने थे, अब मैं जाता हूँ। डोंग फिल तो वहाँ से नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और वही पुलिस वाला बंदा जो कि अभी हॉस्पिटल में मौजूद था, उसे रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसके कुलीग उसे ये बताने लग जाते हैं कि शायद वो सिलेंडर बंद करना भूल गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर धमाका हो गया और ये रेस्टोरेंट जल गया। अभी वो इसके बारे में खड़ा हुआ सोच रहा था कि तभी उसे कॉल आते, जहाँ पर बताया जाता है जो कि इस गैस का दूसरा गवाह था, वो भी मारा जा चुका है। वो जैसे ही उसकी बॉडी के पास पहुंचता है, तो उसे मालूम होता है कि ये भी ड्रंक था और बिल्डिंग से नीचे गिर गया। तो इससे हम लोगों को ये लगने लग जाता है कि एक बात तो ज़ाहिर है कि ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इनका मर्डर हुआ है, और पुलिस स्टेशन जाकर इसी टॉपिक के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो उधर हम चियन को देखते हैं, जो कि अभी हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था, और वो देख रहा था कि बाकी लोगों की ट्रेड तो मौजूद हैं और अभी भी उसकी ट्रेड मौजूद नहीं है, कि तभी ही उसके सामने वाले हॉस्पिटल की ऑनर आ जाती है। और उसको ये कहना चाहती थी कि अगर तुम्हें डोंग फील को दिखाना, तुम मेरे पास लेकर आओ, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बैग भी अपना काम खत्म करने के बाद जैसे ही घर जा रही थी, कि तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी घबरा जाती है। कि फिर उसे एक पीछे से बंदा दिखाई देने लग जाता है, जिसे देखने के साथ ही वो तेजी से भागने लग गई थी और भागते भागते नीचे गिर जाती है। और वो बंदा इससे पहले कि वो बैग को नुकसान पहुंचा पाता, कि तभी वहां पर चियोंग आ जाता है। चियोंग उसके साथ फाइट करने लग गया था, कि तभी वो देखता है कि एक गमला वो बैग के ऊपर गिरने वाला है, तो वो उसे बचाने के लिए खुद उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और वो गमला उसमें जाकर लगता है। और वो जो बंदा जो कि वो बैग को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसके पास भागने का अच्छा मौका था, तो वो वहां से भाग जाता है। और जैसे ही वो बैग को पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि चियोना, तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो बैग फिर उसे से देखती है, क्योंकि उसके ऊपर गमला गिर जाता, उसे कहीं ना कहीं चोट तो लगनी थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसे कहीं भी चोट नहीं लगी थी। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं, क्योंकि पहले भी वो जिस लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता था, उसकी हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन ये वो वह लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन इसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। और ये देखते साथ ही फिर वो उसे गर्दन से पकड़ लेती है और यहीं पर उसे अच्छे से चेक करती है, और अच्छे से चेक करने के बाद ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी। इससे पहले उसने जितने भी बॉयफ्रेंड्स बनाए थे, उन्हें चोट लग जाती थी या उनमें से कुछ तो मारे भी गए थे। इसी एक्साइटमेंट में वो उसके फेस पर किस भी कर देती है, और बाद में रियलाइज होता है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना था। खैर फिर चियोंग सांग उसे ये कहने लग जाता है कि लगता है कि कोई चटाकर होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर काफ़ी पावरफुल जो हो। वो उसे ये भी कहने लग जाता है कि रात के इस वक्त तुमने ऐसा रास्ता क्यों चूज किया, तुम्हें किसी और रास्ते से जाना चाहिए था। जिस पर बताने लग जाती है कि यहीं पर एक रेस्टोरेंट है और ये शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। और यही सवाल फिर वो चेम सान से पूछ लेती है, उससे कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो भी ये कहने लग जाता है कि मैं भी ये शॉर्टकट के तौर पर इस रास्ते का इस्तेमाल करता हूँ। तो बैक उसके ये बात सुनने के साथ उसे ये कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर जा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही वहीं जाऊँगी। वो दोनों चलते चलते अब रेस्टोरेंट के करीब पहुंच जाते हैं। तो बैक उसे ये कहने लग जाती है कि पहले तुम चूज कर लो कि तुम्हें किस रेस्टोरेंट में जाना है। तो वो एक रेस्टोरेंट चूज करता है और उसके अंदर एंटर हो जाता है। वो बैक भी उसके पीछे पीछे उसी रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हो जाती है। और वहां कर आकर उसे ये कहने लग जाती है कि तुमने आज जो मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ पर तंग करने के लिए नहीं आई। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, गुड बाय कहकर वो वहां से बाहर आ जाती है। वो बाइक अब सामने वाले रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्त खाना लेकर ऑलरेडी बैठी हुई थी। वो उसे ये बताने लग जाती है कि आज रास्ते में एक स्टॉकर ने मेरा पीछा किया और वो बाइक ने आकर वहाँ पर उसकी मदद की। चियोन ने उसकी अच्छे से पिटाई की, उसके अलावा उसके ऊपर एक पॉट गिर गया, लेकिन वो सारा बराबर भी जख्मी नहीं हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है। वो अब इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, वही रेस्टोरेंट में ऊँचा ऊँचा बोलने लग जाती है कि लगता है कि यही वो बंदा है जो मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और इन सारे बंदों को देखने के साथ ही उसकी दोस्त ये कहने लग जाती है कि तुम अभी तक माउंटेन के ऊपर 1000 बार नहीं चढ़ी, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि ये बंदा तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है।
और वो उसे ये भी कहने लग जाती है कि जब भी तुम माउंटेन पर गई थी वहां पर कोई ना कोई बंदा तुम्हें मिलता रहता था, लेकिन उसकी लुक्स तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए तुम इनकार कर देती थी। और अभी भी 1000 बार पूरे नहीं हुए, इसकी लुक्स तुम्हें अच्छी लगी गई, लेकिन तुम कहती हो कि ये तुम्हारा डेस्टिनी मैन है। उसके दोस्त भी उसे ये समझाने लग जाती है कि तुम 1000 बार उसी माउंटेन के ऊपर चढ़ो, अब सिर्फ 6 बार ही तो बाकी रह गए हैं, और जिस बंदे से तुम मिलना चाहती हो उसे आइडियलाइज करो और ट्राई करो कि 1000वीं बार वो ही तुम्हें वहां पर मिले। तो उधर हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी फुटेज देख रहे थे और देख रहे थे कि वो लड़की कहाँ पर गई जिसका अभी कत्ल हुआ था। और तभी ही उनके ऑफिसर को वहाँ पर कोई खास नज़र आ जाता है। वो ये कह रहा था कि वो तो अम्ब्रेला के बगैर थी, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और काफ़ी रात हो चुकी थी। जियोन जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और ये सब कुछ उसी डॉग ने किया था। और ये सब कुछ डोंगफिल ने किया था और ये अपना बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि उसने डॉक्टर के पास छोड़ दिया था। जियोन फिर सीधा बाथरूम में जाता है जहाँ पर मिरर में खुद को देख रहा था। ये कहता है कि मेरे फेस के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच तो लग ही गया है। और उसे फिर ओ बैग की बात याद आ जाती है जब उसने उसे किस किया था, और इसी बात को याद करके वो थोड़ा सा हैरान हो गया था। उधर ओ बैग भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, वो ड्रंक भी थी और ये कह रही थी कि ये वो बंदा है जो कि मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। और अगले दिन फिर वो माउंटेन के ऊपर चली जाती है और वहाँ पर जाकर माफ़ी मांगती है। ये कहने लग जाती है कि जो बंदा 1000वीं बार मुझसे मिले वो चियोन ही हो, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए मुझे। और अपना यहाँ पर काम खत्म करने के बाद जैसे वो रेस्टोरेंट के करीब पहुँचती है तो उसे मालूम होता है कि इस रेस्टोरेंट में आग लग चुकी है और उसकी ऑनर भी आग लगने की वजह से मारी जा चुकी है। पुलिस वाले भी अभी पता लगा रहे थे कि आखिर उस ऑनर को किसने मारा, तो उन्हें एक अम्ब्रेला वाले बंदे पर शक होता है। तो वो जरूर रूम में जाते हैं ताकि पता कर सके कि इस अम्ब्रेला को किसने खरीदा था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। वो बैग भी अपने काम पर चली गई थी और उसे फोटो चाहिए थी ताकि जियोनी उसे मिल सके, लेकिन उसे कहीं भी उसकी फोटो नहीं मिल पाती। तो वो एक आइडिया बनाते हैं और ये कहने लग जाते हैं क्यों ना मैं उससे कॉल करूँ और कहूँ कि उसका डॉग बीमार है और वो मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाए। वो उससे कॉल करती है और ये कहने लग जाती है कि तुम्हारे डॉग का वजन काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि वो मीट काफ़ी खाता है, तो तुम चेकअप करवाने के लिए उसे यहाँ पर ले आओ। जियोन ये कहने लग जाता है कि ठीक है मैं सुबह इसे भिजवा दूंगा, लेकिन वो खुद आने के बारे में उसे कुछ भी नहीं कहता। कॉल के कटने के बाद ही वो बैग थोड़ी सी हैरान हो जाती है। और अगले ही दिन फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए जा रहा था कि तभी उसकी मुलाकात रास्ते में एक बच्चे से हो जाती है। तो वो बच्चा उसे ये बताने लग जाता है कि तुम्हारे डॉग का वजन शायद बढ़ गया, तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो वो भी कहता है कि हाँ मैं इसे वही लेकर जा रहा हूँ। वो डोंगफील को हॉस्पिटल में लेकर पहुंच गया था और वहीं पर वही पुलिस ऑफिसर भी बैठा हुआ था, क्योंकि वो भी अलेक्जेंडर के चक्कर में वहां पर आया हुआ था। उसे देखते साथ ही ये कहने लग जाता है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। मिस्टर सीओ की बारी आ गई थी अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे जाने वाला था कि तभी चियन उसे रोक कर कहने लग जाता कि हम सभी के पास नंबर्स हैं, तुम्हारे पास नहीं है, तुम जाकर पहले अपना लाइन नंबर लगवा लो फिर ही उससे मिलने के लिए जाना। लेकिन बाद में उसे मालूम होता है कि यहाँ पर जिस डॉग की हालत ज़्यादा सीरियस होती है उसके ओनर को पहले बुलाया जाता है, तो इसलिए मिस्टर सीओ को पहले बुला लिया गया है। वो तो अब अंदर जा चला जाता है, वहाँ पर बैठकर वो बैग के साथ मज़े से बातें करने लग गया था। और बाहर जितने भी बाकी के डॉग के ओनर आए हुए थे वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये दोनों कपल बन जाएंगे और उनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है कि वो बैग को डेट के लिए पूछ सकें। वो बैग फिर जैसे ही उसे बाहर छोड़ने के लिए आती है तो उसकी नज़र फिर सियोन पर पड़ गई थी। तो वो चियोन को अंदर लेकर आती है और वहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि तुम्हारे डॉग का वेट बहुत ज़्यादा है। वो दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी वो बैग की नज़र उसके चोटी ऊपर पड़ जाती है। तो तभी मेडिकल किट निकालते हुए उसके ऊपर मेडिसिन लगाना शुरू कर देती है और बाद में वो उसे खाने के लिए बुलाती है। अब रात के वक्त वो लव रूम पहुंच गई थी, वहाँ पर सियोंग उसका इंतज़ार कर रहा था। और जैसा लाइव स्ट्रीम में उसकी दोस्त बताया करती थी कि डेट पर कैसे जाते हैं और वहाँ पर कैसे काम करते हैं, और ये बिल्कुल मुताबिक वैसे ही करना चाहती थी। पहले उसे पे करना था। जब वो मील की कीमतें देखते हैं इसी के साथ ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। वहाँ पर एक वेटर भी आ गया था, अब उन्हें ऑर्डर करना था और ये कहने लग जाती है कि तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है चियन तुम वो ऑर्डर कर सकते हो। और जो जो डिशेज उसने ऑर्डर की थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। वेटर के जाने के बाद वो से ये बात करने लग जाती है कि जहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना उनकी शादी हो जाती है, तो हो सकता है कि ब्लाइंड डेट पर हम आए तो हैं तो बाहर कपल के तौर पर निकलें। और थोड़ी देर में फिर उनका खाना भी आ जाता है। इतना सारा खाना देखने के साथ ही उसके दिल में ये भी था कि इसके पैसे कौन भरेगा, और लेकिन ये भी था कि खाना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। फिर चियोनो से ये पूछने लग जाता है कि हॉस्पिटल में जितने भी बंदे आते हैं तुम्हें वो कैसे लगते हैं। वो अलग अलग बंदों के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन वो आगे से कोई ना कोई नुक्स निकाल लेती थी और कहती थी कि नहीं वो बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं है। फिर एंड में वो उससे ये सवाल पूछ लेता है कि क्या ऐसा भी कोई बंदा है जो तुम्हारे हॉस्पिटल में आता है तुम्हें पसंद हो। इस सवाल का जवाब देने के बजाय वो उससे ये सवाल पूछ लेते क्या तुमने कभी इस लड़की से प्यार किया, तो वो आगे से ये कह देता है कि नहीं। और वो भी फिर उसे ये कहने लग जाता है कि तुम बताओ तुम्हारे बारे में क्या। तो ये कहने लग जाता है कि मैंने टीवी शोज़ में तो बहुत कुछ देखा हुआ है कि लोग कैसे प्यार करते हैं। जिस पर वो कहने लग जाता है कि टीवी शोज़ की बात ही तुम छोड़ दो, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है।
और खाना खाने के बाद जैसे वापस आए थे तो वो बिल पे करने के लिए जाती तो उसे मालूम होता है कि जियोन ने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। बाहर आकर उसे कहने लग जाती है कि तुमने बिल क्यों पे किया, और उससे अकाउंट नंबर मांगती है तो उसे मालूम होता है कि इसका तो कोई अकाउंट नंबर भी नहीं है। तो ये उसे ऐसा शो करती है कि ये उससे नाराज़ है क्योंकि बिल इसी ने पे करना था, और ये सारी बातें सुनाकर उसे वहाँ से चली आती है। और रूम में आने के बाद ही वो काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और बिल्कुल सेम वैसा ही वहाँ पर जियोन के साथ हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बिल पे करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इन दोनों की हालत ही काफ़ी ख़राब हो गई थी। और अगले दिन फिर वो माफ़ी मांगने के लिए माउंटेन के ऊपर पहुंच जाती है और वहाँ पर ये कहने लग जाती है कि सिर्फ 4 ही दिन बाकी बचे हैं, 4 बार मैं यहाँ पर और आऊँगी और फिर ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो उधर हम डोंगफिल को देखते हैं जो कि अपने बाकी दोस्तों को ये बता देता है कि जियोन हॉस्पिटल में मिलने के लिए एक औरत से जाता है, उसका नाम मोबाइक है। तो वो दोनों भी ये कहने लग जाते हैं कि हमें भी लग रहा है उन दोनों के दरमियान कोई तो खिचड़ी ज़रूर पक रही होगी। उनका मोटा भाई दोस्त भी ये बात सुनने के साथ ही हैरान था। तभी उसे पास की कोई बातें याद आ जाती हैं। जब कुछ लड़कियां उनके पास बैठी हुई थीं, दोंगफिल और दोंगपाल जो कुछ भी कहते थे उस पर जोर जोर हंसती थीं, लेकिन ये भी जब भी कोई बात करना चाहता था तो वह इससे दूर भागती थीं। और वजह यही थी कि वो गुड लुकिंग थे और इसकी लुक्स अच्छी नहीं थी। इसी तरह ये एक शॉप में भी खड़ा हुआ था जहाँ पर एक लड़की गुजर रही थी, उसे लगता कि ये उससे गोरे चाह रहा है। और बाहर आकर जब वो उससे पर जादू करने लगता था कि वो उससे प्यार करने लगे तो इसकी मिडिल फिंगर शो होती है, जिस पर वो लड़की को गुस्सा आता आगे आकर एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। तो हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि जियोंग के पेरेंट्स के पास जाकर बताते हैं कि अभी तक उसके किलर का मालूम नहीं हो पाया। तो इस पर वो काफ़ी हैरान थे और अपनी बेटी की मौत पर रो भी रहे थे। और अगले दिन जियोन भी फिर उसी पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था और अपने प्यार को याद कर रहा था जब उसकी डेथ हो गई थी और ये उसे नहीं बचा पाया था। ये उसी माउंटेन से नीचे आ रहा था और उधर उसके सामने वो बाइक भी आ रही थी और ये कह रही थी कि लगता है कि अब 3 बार भी मुझे और यहाँ पर आना होगा। कि उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है तो जोर से चिल्लाती है, तो जिस पर वो वहीं पर शॉक था और खड़ा हो जाता है। वो बैग को उसकी फ़ोटो चाहिए थी तो वो उसे कहती है कि थोड़ा सा संभाल कर मैं फ़ोटो ले लूँ। उसकी फ़ोटो ले लेती है। तो जब वो पूछता है कि तुमने मेरी फ़ोटो क्यों ली, तो आगे उसे कोई रीज़न नहीं बताती। तो वो ये कहता है कि तुम इस फ़ोटो को डिलीट कर दो, लेकिन वो डिलीट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। और फ़ोन छीनने के चक्करों में वो उसे किस भी कर बैठता है, जिस पर वो दोनों काफ़ी शर्मिंदा हो गए थे। फिर पीछे से कुछ बंदे गुजरने लगते हैं तो वो बैग को धक्का दे देते हैं। वो गिरने वाली थी कि फिर वो उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। रात के वक्त वो उसे फिर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और वहाँ पर ये बताने लग जाती है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, मैं प्यार हासिल नहीं कर पा रही, ये सब कुछ पास्ट लाइफ की वजह से हुआ, मैंने कुछ ऐसा गलत किया था जिसकी वजह से अब मुझे सज़ा मिल रही है। और इसलिए मैं हर रोज़ पहाड़ी पर जाती हूँ ताकि वो माफ़ी मांग सकूँ। 1000 बार पूरे होने वाले हैं, जब मैं 1000वें दिन वहाँ पर जाऊँगी तो एक बंदा आएगा और वो एक बंदा मेरी किस्मत में लिखा होगा। और अब तो सिर्फ 3 बार ही बाकी रह गया है और वो 3 जल्दी करीब आने वाला है जब मैं अपने रास्ते मैन से मिल पाऊंगी। और यहाँ पर चेन भी से ये बता देता है कि मैंने भी किसी से प्यार करने की गलती की थी, लेकिन मुझे वार्निंग भी मिली थी, मैंने वार्निंग पर असर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो बाद में हुआ उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। वो बाहर पार्किंग में खड़े हुए थे कि तभी ही वो देख पाती है कि जियोन थोड़ा सा हैरान है और इसके साथ साथ थोड़ा सा सैड भी है। कि एक बंदा उनके पास आता है जिसके पास की थी, वो की जैसे लेने लगता है, उसके हाथ का शिकार देखने के साथ ही जियोन उसे पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें उस रात स्ट्रीट में देखा था, क्या तुम वही हो? और यहीं पर गाड़ी के करीब खड़े होकर वेट कर रहे थे क्योंकि एक बंदा उनके लिए की लेकर आ रहा था। जैसे ही वो की लेकर आता है तो उसके हाथ का शिकार का निशान देखते साथ ही चियोंग सान उसे पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, उस रात तुमने हम पर अटैक किया था। पहले तो वो ये बात नहीं मानता, लेकिन जैसे पुलिस को काल मिलाने लगते हैं तो वो ये कहने लग जाता है कि ठीक है मैं सब कुछ बताता हूँ। ओ भाई के हॉस्पिटल के सामने वाले हॉस्पिटल वाली लड़की ने ये सब कुछ करवाया था। फिर वो उससे माफी मांगने लग जाती है। वो ये कहने लग गई थी कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे बल्कि सिर्फ डराना चाहते थे ताकि तुम ये जगह छोड़कर चले जाओ और फिर से मेरा हॉस्पिटल काम करने लग जाए। और वो सबके लिए उनसे माफ़ी भी मांगते ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब सेल्स ना हो और बाकी की सैलरीज भी देनी हो, हॉस्पिटल को भी चलाना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, मैं पागल हो गई थी और ये सब कुछ मुझे करना पड़ा। चियन सांग तो अभी भी उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहता था कि तभी देखने के साथ ही वो बैग उसे रोक देती है। अब जैसे वो बाहर आए थे तो वो जाकर उससे सीधा ये सवाल पूछता है कि आखिर तुमने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, तुमने उसे माफ़ क्यों कर दिया, वो भी इतना इजीली। तो बैग उसे ये कहने लग जाते हैं कि वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मेरे पास बेनिफिट ऑफ डाउट था तो इसलिए मैंने उसे जाने दिया। जब वो ये कहता है कि तुम्हें सबके बारे में जाकर अपनी फैमिली को बताना होगा तो आगे से वो बैग ये बताने लग जाती है कि ना मेरा कोई रिलेटिव है और ना ही कोई जानने वाला, मैं ऑर्फन हूँ। वो अभी बच्ची थी कि उसे ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया गया था और उसके पास कोई नोट भी नहीं रखा था जहाँ पर शायद उसका नाम भी बता दिया जाता कि उसका नाम क्या है। और बचपन के दिन इसने काफ़ी मुश्किल में गुजारे थे और एक दिन बारिश आ रही थी और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं थी कि अपने सर के ऊपर कार लेती, बैग कार कर जा रही थी कि तभी एक लड़का उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है।
और यही वो लड़का था जिससे वो पहला प्यार करती थी। उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी और तभी वो गिर जाता है और उसकी वही फिंगर टूट जाती है जिसके साथ इन दोनों ने बैठकर प्रॉमिस किया था। और ये सब कुछ वो उसे बता रही थी। ये कह रही थी कि मैं माउंटेन पर इसलिए जाती हूँ, जब मैं 1000 बार वहाँ पर पहुँचूंगी तो फिर उस बंदे से मिल पाऊंगी जिसके साथ मेरी किस्मत जुड़ी हुई है। क्योंकि वो बैक भी चाहती थी कि वो भी कुछ अपनी मेमोरीज बनाए ताकि बूढ़े होकर इस सबको याद कर सके। फिर चिंग सांग उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है तो वो उसे थैंक्स कहते हैं। ये भी कहती है कि आज फिर तुमने एक बार मेरी जान बचा ली। उसके जाने के बाद ही पीछे से चिंग सांग फिर उसके बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी सैड दिखाई दे रही थी और उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना पाती। चिंग सांग घर भी पहुंच गया था लेकिन फिर भी उसकी बातें उसके जहन में चल रही थी जिसकी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पूल के पास बैठा हुआ था और उसके पास एक बच्चा भी था और वह बच्चे को यही बता रहा था कि 8000 बार हम ट्राई करते हैं तभी जाकर एक कपल बन पाता है। लेकिन वो बच्चा इसलिए ज़्यादा सैड था क्योंकि उसके मॉम और डैड में डाइवोर्स हो चुका था और वो चाहता था कि उन दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन बन जाए, क्योंकि इस सब की वजह से बच्चों पर ज़्यादा असर होता है, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और वो बच्चा उससे ये भी सवाल पूछ लेता है कि अगर उनकी किस्मत में एक दूसरे के साथ जुड़ना लिखा हुआ है तो फिर वो जुदा क्यों हो जाते हैं। तो वो बंदा उसे ये बताने लग जाता है कि ये तो अब उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है, आपस में मिल तो जाते हैं लेकिन आगे इस रिश्ते को कैसे निभाना है ये तो अब उनके माइंड पर ही डिपेंड करता है, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी उनके पास से चियंग सांग गुजर जाता है और वो दोनों खामोश हो जाते हैं। और ये यहाँ पर अपना काम भी कर रहा था। जब वो बंदा उसे बताता है कि तुम्हारा आंसर 2 है तो वो कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ लेकिन मैं 1 पर टिक करूँगा। वो बच्चा तो उठकर चला गया था लेकिन पीछे से वो बंदा हंसने लग जाता है। ये कहने लग जाता है कि ये बच्चा तो मुझे किसी की याद दिला रहा है। और इसी के साथ ही हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर चियंग सान प्यार के तीर चला रहा था और प्यार में पड़वा रहा था। तभी वह कैसे लड़की पर तीर चढ़ा देता है जैसे कि अभी एंगेजमेंट होने वाली थी और वो अपने लवर के साथ थी और वहाँ पर उसके साथ रोमांस करने लग जाती है। इस सब की वजह से बाकी दोस्त यही कहने लग जाते हैं कि अगर उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी तो तुम उसके ऊपर तीर चलाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इन सारी बातों से चियोंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो ये कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर डेस्टिनी का काम कर रहा हूँ। और वो चारों बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी वो मोटे दोस्त को ये चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुम्हारे विंग्स तो बहुत ही छोटे हैं। लेकिन चियोंग के विंग्स बहुत बड़े थे। जब सारे ये कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने कूल विंग्स कहाँ से आ गए, तो वो ये कहने लग जाता है कि असल में यहाँ पर मैं ज़्यादातर केसेस में इन्वॉल्व हुआ हूँ जिसकी वजह से मेरे ये विंग्स खूबसूरत होते गए। फिर वो चारों मार्केट में घूमते फिरते भी रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं। यहाँ पर उन्हें काफ़ी टाइम भी हो गया था और रात के वक्त वो खाने की जगह पर बैठे थे तो वहाँ पर चियोंग ये बताने लग जाता है कि किसी के दिल में किसी के लिए प्यार है, अगर वो उसकी डेस्टिनी में नहीं है फिर भी हमें उन्हें मिलवाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन उसका दोस्त उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ जरूर हो जाएगी, तुम्हें अब ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगले ही दिन हम कुछ मेट्स को देखते हैं जो कि प्रिंस के बारे में बातें कर रही थी और वो ये चाहती थी कि जो अगला प्रिंस होने वाला है वो एक गुड लुकिंग है, तो हम वो तो चाहती थी कि वही प्रिंस बने। तभी वहाँ पर हीसू भी आ जाती है। ये कहने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं प्रिंस से मिलकर ही रहूँगी। और रात के वक्त वो प्रे कर रही थी कि तभी पीछे से वही प्रिंस आ जाता है। जब वो कहता है कि तुम चाहती हो कि क्या मैं ही किंग बनूं, तो ये भी कहने लग जाती है कि हाँ मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। खैर प्रिंस तो वहाँ से चला गया तो और वहाँ पर चियोंग आ जाता है। वो वहाँ पर अपनी पावर देख रहा था कि तभी एक बीटल आकर उसकी फिंगर के ऊपर चिपक जाता है। नीचे देखता है तो वहाँ पर हीसू खड़ी थी, कोशिश कर रही थी कि एक बीटल आकर उसकी फिंगर के साथ चिपक जाए लेकिन एक भी बीटल उसकी फिंगर के साथ नहीं चिपक रहा था। चियोंग भी फिर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है लेकिन चियोंग उसे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। वो अभी भी वहां पर अपने फिंगर के साथ पीटल को चिपकाने पर लगी हुई थी कि वहीं पर प्रिंस भी खड़ा हुआ था और उसे सर हरकतें करते देख कर मुस्कुराना लग जाता है। चियोंग सांग फिर अपना तीर कमान बाहर निकाल लेता है, उसके ऊपर प्यार का तीर चलाने वाला था कि तभी देखता है कि वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। तभी इसका वो वाला तीर डाइवर्ट हो जाता है और सीधा जाकर इसमें लगता है, जिसकी वजह से चियोंग को हीसू से प्यार हो गया था। कि तभी फिर प्रिंस भी आकर सोई से बात करने लग जाता है। वो दोनों बातें कर रहे थे, दोनों ही आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश थे और जियोंग भी उसे देख रहा था और वो काफ़ी सैड हो चुका था। और फिर एक दिन किंग की मौत हो जाती है और सभी लोग फिर इसी बात को लेकर थे कि प्रिंस को ही अगला किंग बना दिया जाए। लेकिन उसका एक छोटा भाई भी था और उसकी मॉम ये चाहती थी कि इसको प्रिंस को मार दिया जाए और छोटे भाई को यहाँ का किंग बना दिया जाए। और इस प्लान के बारे में हीसू ने सुन लिया था और वो जल्दी से जाकर प्रिंस को इसके बारे में बताना चाहती थी। क्वीन को पता चल गया था कि किसी ने उसकी बातें सुन ली हैं, तो इसी के साथ ही उसके पीछे कुछ सिपाही लगा देती है ताकि जाकर उसे पकड़कर उसका काम खत्म कर सकें और इस तरह उनका ये प्लान रिवील ना हो सके। और ये भी फिर जंगल में भागते भागते पहाड़ी के किनारे पर खड़ी हो जाती है। तभी एक तीर आकर इसे लगता है जिसकी वजह से ये पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। और इससे पहले कि वो ज़मीन से जाकर टकराती तभी ही चियोंग सांग उसके पास आ जाता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है।
वो सोही को एक जगह लेकर जाता है ताकि वहाँ पर उसकी केयर कर सके, और इसी के साथ ही उसकी आंख भी खुल जाती है। लेकिन अभी भी वो चियोंग को नहीं देख पा रही थी और हैरान थी कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँच आई, और मैं जो यहाँ पर है मेरी जान किसने बचाई, क्योंकि मैं तो पहाड़ी से नीचे गिर गई थी ना। चियोंग उसके पास बैठा था, कह रहा था कि तुम्हारी जान मैंने बचाई, लेकिन वो तो उसके भाई से नहीं सुन पा रही थी और उसे अभी भी प्रिंस ली की बिल्कुल फिक्र थी, और कहती है कि मुझे उसके पास जाना होगा। उसके तो जख्मी अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुए थे, लेकिन वो कहाँ रहने वाली थी। वो जल्दी से प्रिंस से मिलने के लिए चल देती है और रास्ते में वो चियोंग उसके लिए रास्ता बनाता रहता है ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। वो आगे आगे बढ़ रही थी, ये उसके पीछे पीछे था कि तभी इसकी मुलाकात उसी ओल्ड मैन से हो जाती है और उसे ये कहने लग जाता है कि तुम अब इसके रास्ते से हट जाओ, क्योंकि प्रिंस और इस मेड के दरमियान डेस्टिनी बना दी गई है, यही कपल बनेंगे, तो तुम इनसे दूरी रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और उस रात भी इसे नीचे गिरना था और मर जाना था, और प्रिंस ली के लिए इसे मरना था। कभी भी एक इंसान और फेरी आपस में नहीं रह सकते। तुम्हारे ये जो विंग्स है यही शो करवाते हैं कि तुम्हारी दुनिया और इंसानों की दुनिया में बहुत बड़ा डिफरेंट है। फिर वो इसके बाकी साथियों को भी वहां पर समझ कर लेता है और उनके गिर्द एक आग का दायरा बना देता है, जिससे उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। चियंग सांग जब ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकता था, तो वो जैसे ही आग के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसके दौरान उसके सारे के सारे पर भी जल जाते हैं और उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।